तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम मैथ में एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एवरेज औसत इसकी फर्स्ट क्लास है। यह चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या लेखपाल हो, चाहे बैंक या यूपीपी या यूपी ट्रिपल एससी, विभिन्न परीक्षाओं के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छे से समझेंगे। 70% क्वेश्चन आप मौखिक लगाएंगे। मौखिक लगाने का यह उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ मौखिक लगाना है। मौखिक लगाने का उद्देश्य यह है कि आपको मैथ की गहराई में जाना है, उसको समझना है और आखिरी में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि ये तो बड़ी ही आसान है। तो आप बड़ी आसानी से इसको समझेंगे, लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज चैप्टर। एवरेज चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम इस शब्द को ही समझ लें अगर अच्छे से कि औसत का मतलब क्या होता है। गणित के संदर्भ में, इस चैप्टर के संबंध में औसत का तात्पर्य है कि मान लीजिए अगर 10 लोग हैं, उनके पास अलग अलग कुछ रुपए हैं, लेकिन सभी के रुपए को अगर बराबर बराबर किया जाए, एक दूसरे से ले दे के अगर बराबर बराबर किया जाए, तो अगर वो 25-25 हो जाते हैं तो उस एवरेज को, उसका एवरेज 25 कहा जाता है। अर्थात औसत का मतलब है कि बराबर बराबर बांट देना, बराबर बराबर बांट देना। जितने लोग हैं उनमें बराबर बराबर आपस में जितना भी धन है सब बराबर बराबर कर दिया जाए, उसे ही औसत निकालना कहते हैं। तो एक तो औसत का मतलब भी आया। इसको और अच्छे से समझते हैं तो अगर कहीं भी आपको औसत निकालने को कहा जाए तो मतलब है बराबर बराबर बांट देना। नंबर 2, अगर कोई कहे, इसी संदर्भ में समझें, अगर कोई कहे कि 10 लोगों का औसत धन 25 रुपए है, तो इसका तात्पर्य क्या है? अभी आपने कहा कि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, तो इसमें 10 लोगों का औसत धन 25 है। इसका मतलब है कि 10 लोगों के धन को बराबर बराबर करने पर प्रत्येक के पास 25-25 रुपए आएंगे। अर्थात जब भी आपके पास ऐसा, जब भी बोला जाए कि 10 लोगों का औसत 25 है, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 रुपए के साथ। वास्तव में सबके पास कोई जरूरी नहीं 25-25 हो, लेकिन जब बराबर किया जाएगा तो 25-25 हो जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहा जाए कि 10 लोगों के पास औसत धन 25 रुपए है, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 रुपए के साथ। ये 25-25 रुपए जब होंगे जब उनको बराबर करने का प्रयास किया जाएगा। एक तीसरी बात और है कि एवरेज से जब ऐसे दिया होता 10 लोगों के पास औसत 25 रुपए हैं, तो इससे योग दिखता है। आपने अभी कहा इसका मतलब है 10 लोगों के पास, सबके पास 25-25 हैं, यानी कि 10 लोगों के पास टोटल कितना है? 250 रुपए। तो यहां से योग भी दिखता है। टोटल धन कितना है, टोटल धन कितना है वो दिखता है। तो बस इतनी ही समझ से ये पूरा चैप्टर लग जाएगा, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक, बिना किसी सूत्र के। और 70% 80% क्वेश्चन आप मौखिक लगाएंगे। तो चलिए इसी बात, हाँ, लेकिन आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांट देना। नंबर 2, अगर कहीं दिया हो कि 10 लोगों का औसत इतना है, तो उसका मतलब है 10 लोग बैठे हैं बराबर बराबर इतने के साथ। या 20 लोगों का औसत 600 है, तो इसका मतलब है 20 लोगों के पास 600 रुपए हो सकते हैं। और योग भी दिखता है। सिर्फ इतनी समझ से हम कितना भी जटिल सवाल हो लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कि एवरेज निकालते कैसे हैं। ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं। तो एवरेज निकालने का मतलब है सब में बराबर बराबर बांटना। तो देखिए पहला सवाल, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने की ये वर्षा की माप दी है। आपसे पूछा है
औसत वर्षा कितनी हुई, मतलब प्रत्येक महीने में, ये तो अलग अलग दी है लेकिन औसत सभी महीनों में एक औसत बताइए। तो आप जानते हो औसत का मतलब सबको बराबर करना। अब हम सोचेंगे, बातों को समझेंगे और एक सामान्य समझ के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना है। जो अभी तक देखा है उससे देखिएगा कितना अंतर आपको मिलेगा, और वही असली समझ है मैथ की। तो इसका औसत निकालना होता तो शुरुआत में हम लोगों को क्या बताया जाता था कि औसत बराबर होता है योग बटे जितने ये आपके जितने टर्म है उतना। बेशक ये 100% सही बात है, लेकिन हम इसको यूज करें ये जरूरी नहीं है, और मेरे हिसाब से इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हां, अगर इसको देखें तो बहुत बार तो आपको यह बता दिया जाता है कि योग बटे इसका योग किया बटे 4 से भाग कर दिया, वहीं तक सीमित हो जाते हो, इसीलिए मैथ सीमित हो जाती है। मैथ को आप सामान्य समझ से जोड़िए, मैथ को मैथ के रूप में मत देखिए। तो हां, अगर इसकी हम व्याख्या करें तो इसका यह मतलब है कि एक के पास 70 रुपए, एक के पास 65, एक के पास 55, एक के पास 90। तो योग का मतलब इन सबके रुपए को एक पास इकट्ठा कर लिया गया। फिर भाग देने का मतलब है इसको भाग देंगे 4 से, मतलब इसको 4 जगह बराबर बराबर बांट दिया गया। यह इसका असली मतलब है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हम इसको ऐसे क्यों यूज करें? हमारा टारगेट है सबको बराबर करना। तो आप बच्चों अपने मन से सोचो कि इन सब रुपयों को बराबर बराबर बांटना है, तो क्या सबसे अच्छा यही है कि सबके रुपए को एक पास इकट्ठा कर लिया जाए फिर बराबर बराबर बांटा जाए? मेरे हिसाब से नहीं। उससे भी बेहतर तरीका है, आप सोचो कि जब इसके पास 70 है, इसके पास 65 है, इसके पास 55 है, इसके पास 90 है, तो आपके मन में आता है, क्योंकि आपका टारगेट है सबके रुपयों को बराबर करना, तो आप कहते हो आप सब लोग 50-50 अपने पास रखे रहो। 50-50 सब अगर ये अपने पास रखे रहें तो इसके पास से कितना निकलेगा? इसके पास से फालतू 5 निकलेगा, इसके पास से फालतू आपका 15 निकलेगा, इसके पास से फालतू 20 निकलेगा, इसके पास से फालतू 40 निकलेगा। तो 40 में 60 एंड 80 रुपए फालतू है। तो आपने सबको कहा कि 50-50 तो रखे रहिए, बाकी फालतू वाले एक पास जमा कर दीजिए। जमा किए गए तो 80 हो गए। आपका टारगेट है सब में रुपए बराबर बराबर बांटना। तो 80 रुपए हैं, भाई 50-50 के साथ सभी बैठे हैं, 80 रुपए हैं, उसको आप क्या करेंगे? अब 80 रुपए को चारों में बांट दीजिए तो 20-20 ही तो आएगा। तो नया एवरेज कितना हुआ? 70 रुपए हुआ। यही आपका उत्तर है। तो आप यहां तुलना करें कि जो सूत्र है वो कहता सबको जोड़िए फिर 4 से भाग दीजिए। ऐसा क्यों करें? हम इतने रुपए क्यों इकट्ठा करें? हमारा टारगेट क्या है? समय बराबर बराबर बांटना। तो ये बेहतर है। आपका क्या टारगेट? सबको बराबर करना। मैथ को ऐसे समझना है। हां, आपके मन में आया होगा कि हमने 50 क्यों लिया, क्योंकि 50 ऐसी संख्या कि इसके पास भी बन सकते, इसके पास, उसके पास, उसके पास भी। आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई आपको नहीं रोकने वाला। जो आपको सुविधाजनक लगे वो वैसा आप कर लीजिए। माना कि 60, हमने कहा सब लोग 60 रखे रहो रुपए। अब 60 रुपए रखे रहो, हमने कहा 60 रुपए रखे रहो। अब इसके पास समस्या पड़ जाएगी, इसके पास तो 60 है ही नहीं, तो इसका 5 इसको दिलवा दिया, 60 इसके पास, 60 इसके पास। अब आपने कहा 60 के साथ तो सभी बैठ जाओ पहले, तो इसने इसको दे दिया, ये भी 60 के साथ, ये भी 60 के साथ। अब इसके पास 60 से फालतू कितने हैं? 10 यहां से मिल जाएंगे। 90 में कितने मिल जाएंगे? 30 यहां से मिल जाएंगे। 60 के साथ सब ऑलरेडी बैठे हैं, और फालतू हुआ 40। अब 40 को 4 में बांट दीजिए, 10-10 मिलेगा। तो सबके पास कितना कितना हुआ वास्तव में बराबर करने पर? 70। एवरेज फिर कितना आया? 70। तो आप अपने अनुसार बातों को सोचेंगे, कोई आपको बंधन नहीं, कोई आपको रटना नहीं है कि ऐसे ही करना है। बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। और भी कुछ आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि श्रेष्ठ कौन है, किसको हम लेके करें। चलिए अगले क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, रीता, गीता, संगीता कोई 3 बहनों का भार क्रमशः कितना? 35.5, 28.5 और 24.5 है।
अब कहा इनका औसत भार बताइए। औसत भार का मतलब है कि इनके सबके भार को बराबर करने के बाद प्रत्येक के हिस्से में कितना पड़ेगा। हम फिर ध्यान देते हैं कि टारगेट हमारा क्या है। टारगेट हमारा है सब में बराबर बराबर धन का वितरण करना, और जितना सबके पास बराबर बराबर आएगा वही उसका औसत कहलाएगा। तो हमारा टारगेट है सबको बराबर करना, तो वो हम कतई नहीं करेंगे सूत्र से कि इनको सबको जोड़ो फिर 3 से भाग दो, वो कतई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सोचिए कितने के साथ सबको बैठाल दें। आप 20 के साथ बैठा लेंगे तो यहाँ 4.5, यहाँ काफी 8.5, यहाँ तो और ज्यादा बैठा रह जाएगा, यहाँ तो और ज्यादा फालतू होगा, तो 20 नहीं उचित है। आप 25 ले सकते हो, बल्कि 24.5 भी ले सकते हो। 24.5 क्यों? क्योंकि इसमें भी 24.5 है, इसमें भी 0.5 है, इसमें भी 0.5 है, घटाने में आसान रहेगा। तो आपने कहा 24.5 के साथ सभी लोग बैठे रहो, तो इसके पास तो है ही है 24.5, ये बैठ गया। इसके पास 24.5 से कितना फालतू है? 4, तो इसके पास फालतू कितना आया? 4। इसके पास कितना फालतू है? 35.5। 24.5 से कितना फालतू है? 11 फालतू है, तो 11 यहां से इकट्ठा कर लिया गया। 11 4 15। अब 15 इकट्ठा हो गया, सब 24.5 के साथ बैठे हैं। अब उस 15 को अगर 3 में बांटेंगे तो 5 ही तो पड़ेगा। तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज आएगा 29.5। यही आपका उत्तर है। और ये हर चीज आप मौखिक कर लोगे और बिल्कुल आसानी से आप इसकी फीलिंग आपको आएगी कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। जब सूत्र में आप करते हो तो कुछ नहीं आपको फीलिंग आती है, बस उसको जोड़ते हो, भाग देते हो, आप उसमें अटक जाते हो। इसमें आपको मैथ की फीलिंग आएगी, हाँ सबके पास मैं बराबर कर रहा हूँ, सबके पास 24.5 रख लिए, फिर इतना आया, तीनों में बांट दिए, 29.5 हो गए। अब आप सोच रहे हैं 24.5 से ही ये लगेगा? नहीं, मैंने बताया कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, कुछ होगा जिसपे बहुत आसान होगा तो आप 25 पर भी कर सकते हो। देखिए कैसे, आपको सब लोग 25 के साथ बैठे रहो। अब इसके पास तो 25 है नहीं, इसके पास तो कम पड़ गया, तो इससे 0.5 दिलवा दीजिए, 25 इसके पास हो गया, और इसने 0.5 इसको दे दिया, 25 इसके पास हो गया। अब इसके पास कितना फालतू? फालतू 3। इसके पास कितना फालतू? 25 से फालतू 10.50, तो 10.50 ये फालतू और 3 ये अधिक, तो कितना? 13.5 फालतू, और 13.5 में अब 25 के साथ सब बैठे हैं, 13.5 3 में बांट दीजिए, तो 4 3 12, बचा 1.5, आधा आधा आधा, यानी कि 4.5। अब 4.5 आएगा, यानी कि कितना हुआ? 29.5। ये आपका एवरेज है, उत्तर वही आया। तो इस प्रकार से आप एक सामान्य समझ से मैथ को लगा सकते हो, और मैथ आपको इतनी आसान लगने लगेगी, जितना आप डेली लाइफ की बातों को समझते हो आसानी से, उतनी आसानी से आप मैथ को समझ लोगे। चलिए एक थोड़ा जटिल संख्याओं का आपको दिखाते हैं और देखिएगा इससे कितना आसान रहेगा। अगर हम कहें 8,652, 8,658, 8,662, 8,662, ये है, इसका आपको औसत निकालना है। आप औसत कैसे निकालोगे? अगर सूत्र से करो तो जोड़ो, अब हजारों में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ है कि हमारा टारगेट होता है, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांटना, और जितना सबके हिस्से में पड़ेगा वही औसत होगा। तो 8,000 तो सबके पास हो सकता है, 600 तो सबके पास हो सकता है, 52, 58, 62 में 50, यानी कि आप कहेंगे 8,650 के साथ सब लोग बैठ जाओ लाइन में। अब इसके पास 8,650 से कितना फालतू? 2, तो इससे आपको 2 इकट्ठा हो गया, इससे आपको 8 इकट्ठा हो गया, इससे आपको 12 इकट्ठा हो गया, टोटल कितना इकट्ठा हो गया? आप इसको 61 कर लीजिए तो आपकी गणना सही रहेगी। 11 इकट्ठा हो गया, तो आपका टोटल कितना इकट्ठा हो गया? 2 8 10, 11 21, 21 फालतू है। सब 850 के साथ बैठ जाएंगे, फिर 21 फालतू होगा। 21 3 लोगों में बांट दोगे तो 7 आएगा, आपका औसत आएगा 8,657। ये आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से हम बात को समझते हैं, और आज के बाद कभी भी अगर औसत आया तो उसका मतलब वही समझना कि बराबर करना है,
सबको बराबर बराबर बैठाया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। n+1 देखिए आप, और एक संख्या है n+2 और अगली है n+3, अगली है n+4 और है n+5। इसका औसत ज्ञात करना। आप सोचिए, औसत का मतलब एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक संख्या है। आप मान लो आदमी है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। आपको सभी को बराबर बराबर करना है। तो आप सोचिए, इसमें भी n है, इसमें n से 1 फालतू है, सामान्य समझ में आपकी होनी चाहिए। इसमें n से 2 फालतू है, इसमें n से 3 फालतू, इसमें n से 4 फालतू, इसमें n से 5 फालतू। यही तो इसका मतलब है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई सब लोग n के साथ बैठ जाओ। तो सब n के साथ बैठ गए, एवरेज निकालना है। n के साथ सब बैठ गए। अब इसके पास 1 फालतू, इसके पास 2 फालतू, 3 इकट्ठा हो गया, 3 3 6 इकट्ठा हो गया, 4 10 हो गया, 15 हो गया। अब 15 इकट्ठा हो गया। हमारा उद्देश्य औसत निकालना, यानी कि सबको बराबर बराबर करना। तो 15 इकट्ठा हो गया और उस 15 को कितने में बांटना है बराबर बराबर? 6 में। तो 6 में ऐसे तो बांटा जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो और कितना n तो मिला, और मिला 5/2। तो आपका विकल्प सही है डी वाला, n+5/2। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को लगा सकते हो। आपकी ज्यादातर परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट से ही संबंधित आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट की समझ है आपको तो उस सवाल को आप मौखिक बता दोगे। इस सवाल को भी आप मौखिक बता सकते थे। भाई n सबके पास रख लिया और फिर कितना 15 फालतू, 15 को बांट दिया 6 जगह, 5/2 आया। 15 को 6 जगह बांटो, 15 को जब 3 जगह बांटो तो आएगा कि 5 5, 6 जगह बांटोगे तो 2.5 2.5, ये 2.5 ही है। ऑप्शन मिलाना है 5/2। बात समझ के? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गणित का बहुत सारा हिस्सा मौखिक लग जाता है। थोड़ा बहुत कहीं लिखना पड़ जाएगा, ज्यादातर मौखिक लग जाते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था, अगर कहीं दिया हो 10 संख्याओं का औसत 30 है, या कितनी भी संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका मतलब है 10 संख्याएं बैठी हैं 30 के साथ। कितने कितने के साथ? 10 संख्याएं बैठी हैं 30 के साथ। 3 3 6 3 9 10। 10 संख्या बैठी है 30 के साथ। यदि प्रत्येक में, आप सोचिए, उसने कहा 10 संख्याओं का औसत 30 है। मौखिक लगेगा सवाल? 10 संख्याओं का औसत 30 है। इस लाइन का मतलब है 10 संख्याएं बैठी हैं 30 के साथ, बराबर बराबर 30 के साथ। यही औसत का मतलब है। आज की बात आपके मन में यही आएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, सभी 30 के साथ बैठे, सब में 5 5 जोड़ दिया जाएगा, सबके पास 35 ना हो जाएगा। और जो सबके पास बराबर बराबर होता है तो नई स्थिति में सबके पास हो गया 35। तो यही नया औसत है। तो 30 के साथ पहले बैठी थी जो आपका औसत पुराना था, और प्रत्येक को 5 5 दे दिया, यानी कि प्रत्येक के पास हो गया 35। और जो प्रत्येक के पास बराबर बराबर 35 है, तो यही आपका नया एवरेज है। तो इस प्रकार से आपको बातों को समझना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देने पर संख्याओं का औसत बताइए। 6 संख्याएं बैठी हैं, 6 संख्याओं का औसत 12 है। आपके मन में क्या आएगा? 6 संख्याएं बैठी हैं, कितने कितने के साथ? 12 के साथ। 6 संख्याएं बैठी हैं 12 के साथ। जब भी औसत के चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको करना, वो कहता 6 संख्याओं का औसत 12 है। आप कहिए 6 संख्याएं बैठी हैं 12 के साथ। प्रत्येक संख्या में 2, अब 12 के साथ प्रत्येक बैठी, अगर 2 सब में घटा देंगे तो सबके पास कितना कितना रह जाएगा? 12 के साथ प्रत्येक बैठी है, अगर 2 घटा देंगे तो 10 सबके पास रह जाएगा। और जो सबके पास 10 है और जो सबके पास बराबर 10 है, तो यही नया औसत है। घटा देने पर प्राप्त संख्याओं का औसत कितना? 10, क्योंकि 12 के साथ बैठी थी, क्योंकि पहले औसत 12 था। जब 2 सबसे घटा देंगे तो 10 सबके पास रह जाएगा। और औसत क्या होता है? सबके पास बराबर बराबर कितना कितना आएगा? 10 आएगा नई स्थिति में, तो नया औसत हो गया
10। ये भी आपका सवाल बड़ा आसान, हर सवाल आसान है, पूरी मैथ आसान है अगर आप उसे सही ढंग से समझ लें। 10 संख्याएं हैं, 20 है, 22, 18, 16, 14, 12 एंड 10, 8, 6 एंड 4। इनका औसत 13 है। आपको इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं। ये संख्याएं भले इतनी इतनी हैं, इसका औसत 13 का मतलब ये हुआ कि ये 10 संख्याएं अगर बराबर बराबर करके बैठेंगी तो प्रत्येक के पास कितना कितना आएगा, 13 आएगा। तो आपको इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। आप ये समझें कि 10 संख्याएं बैठी हैं कितने के साथ, 13 के साथ। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, अब अगर प्रत्येक संख्या पहले 13 के साथ बैठी थी, अब अगर उसमें प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाएगा तो सोचो प्रत्येक के पास 17 ना हो जाएगा। तो प्रत्येक के पास अब 17 है, तो नया औसत कितना है, 17 है। तो नई संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बातों को आपको समझना। औसत का मतलब है आपको बराबर बराबर बंटवारा करना। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो। 4 प्रेक्षण है, प्रेक्षण मतलब रीडिंग, जब आप जैसे प्रैक्टिकल करते हो या कोई रीडिंग लिखते हो, तो 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है। कोई 4 प्रेक्षण है, औसत 20 है, मतलब वो चारों प्रेक्षण बैठे हैं 20-20 के साथ। यही तो आपके मन में आएगा। अब प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया गया, औसत 20 है, तो 20-20 के साथ सब बैठे हैं। अब अगर प्रत्येक में औसत सी जोड़ दिया गया तो उनका औसत 22 हो जाता है। अब प्रत्येक 20-20 के साथ बैठा था, लेकिन जब उसमें सी जोड़ दिया गया, सब में सी जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, तो औसत 22 हो गया। मतलब अब सब बैठ गए 22-22 के साथ, यानी कि अब कहता है सी का मान बताइए, यानी कि सी का मान 2 था। सी का मान कितना था, 2। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, सब बैठे हैं 20-20 के साथ, उसमें सी जोड़ा गया, प्रत्येक में सी जोड़ा गया तो सब बराबर ही बढ़े होंगे। और ये कहते हैं औसत 22 हो गए ना, मतलब बढ़ के 22 हो गया 2-2 जोड़ने पर। 20 के साथ बैठे थे, सब में कुछ ऐसा जोड़ा गया सी कि वो 22-22 हो गए, यानी कि सी का मतलब कितना है, सी का मतलब 2 है। यही आपका उत्तर है, सी का मतलब 2 है। लिखने की कतई जरूरत आपको नहीं है, आपको बस सिर्फ समझना है। उसने कहा 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो उनमें प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया गया, तो 20-20 के साथ चारों बैठे थे। अब जब सी, प्रत्येक में सी जोड़ा गया, जिससे औसत 22 हो गया, मतलब सब 22-22 के साथ बैठे, यानी कि जोड़ा गया 2-2 सब में बढ़ा, यानी कि जोड़ा गया 2। सी का मान कितना है, 2। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें योग वाला जो मैंने बताया था, मैंने अभी तक 3 चीजें शुरुआत में बताई थी। मैंने कहा था पूरा चैप्टर इसी से लगेगा। एक बताया था कि औसत का मतलब है सब में बराबर बराबर बांट देना। दूसरी चीज उसी बात को फिर समझा था और यह कहा था कि अगर कहा जाए कि इतने लोगों का औसत इतना है, जैसे 10 लोगों का औसत अगर 30 है, तो इसका मतलब है 10 लोग बैठे हैं 30-30 के साथ। या 18 लोगों का औसत 50 है, तो इसका मतलब है 18 लोग बैठे हैं 50-50 के साथ। बराबर करने पर 50-50 हुआ है, वास्तव में कोई जरूरी नहीं 50-50 है, कोई कम भी हो सकता, कोई ज्यादा भी हो सकता, लेकिन जब बराबर करेंगे तो 50-50 आएगा। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, तीसरी चीज बताई थी जब दिया होता है 10 लोगों का औसत 25 है, मतलब 10 लोग बैठे हैं 25-25 रुपए के साथ, तो इसका मतलब हुआ योग दिखता है। अगर 10 लोग 25 तो टोटल 250, तो टोटल दिखता है। तो इसमें लिखा है x1 x2 x3 का औसत 14, मतलब x1 x2 x3 का औसत 14। इसका मतलब हुआ अगर ये तीनों x1 x2 x3 का औसत 14, मतलब अगर इनको बराबर बराबर करके बैठाया जाए तो 14-14 होगा, यानी कि इससे इसका योग दिखता है 14-14-14-3-42। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, कुछ लिखने की है ही नहीं जरूरत। तीनों का योग 42 है। अब उसने एक आपको सूचना दी है कि x2 और x3 के योगफल का दुगना 50 है, मतलब x2 और x3 का जो योग है, योगफल, इसका जो योग पड़ेगा उसका जो 2 गुना है वो 50 है।
इसका 2 गुना 50 है, तो 1 गुना कितना होगा 25। मतलब ये कहता है x2 और x3 का योग 25 है। भाई तभी तो x2 और x3 का योगफल 50 होगा। जब योग 25 होगा तभी तो उसका दुगना 50 होगा। तो उसने ये आपको बताया है कि x2 x3 दोनों मिला के 25 हैं और तीनों मिला के 42 है। तो आप समझ सकते हो 42 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 25 15 17। मतलब इन तीनों का योग 42 है, 2 का योग 25 है, मतलब x इसमें फालतू है, x1 यही 17 है। तो यह है x1 की वैल्यू। सवाल आपका लग गया। तो इस प्रकार से बातों को समझना है। आज के बाद आपकी जितनी एवरेज में क्लास होंगी, आप जब तक इसे पढ़ें या आप जब भी टाइम पाएं, आप इतना ही सोच लीजिए इस चैप्टर के लिए, और प्रत्येक चैप्टर में यही है मैथ के, आप इतना ही सोच लीजिए कि औसत का मतलब क्या है, बराबर बराबर बांटना। दूसरा मैंने उदाहरण बताया कि अगर वो दिया हो कि 10 स्टूडेंट्स का औसतन धन 25 रुपए है, तो आप इसको कहना सीख लो कि 10 बैठे हैं 25-25 के साथ। वो चाहे रुपए हो, चाहे उम्र हो, चाहे कुछ हो। तीसरी चीज मैंने कहा योग दिखता है, तो भी आप समझ लें। तो इस प्रकार से आप गणित में, इस चैप्टर में भी और गणित में भी पूरी बातों को समझिए। बातें बड़ी आसान है। गणित आपको उतनी ही आसान लगेगी जितनी आप दिन प्रतिदिन के जीवन में अन्य बातों को बड़ी आसानी से समझते हो। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप प्रत्येक जो भी आपका चैप्टर शुरू हो, उसको आप एकदम शुरुआत से, उसकी क्लास फर्स्ट से शुरू करें। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, ऐसे देखें और लगातार देखें, पूरी बड़ी गंभीरता से देखें। आप क्वेश्चन पर मत जाइए, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर जाइए कि समझ क्या है। आप दिमाग से सार्टिक और सूत्र निकाल दीजिए। गणित का मतलब है जैसे आप अन्य बातों को सोचते समझते हो, वैसे गणित को सोचा समझा जा सकता है। तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।